सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। पंजाबी रेडियो और पंजाबी टीवी यूएस से देख और सुन रहे सभी साथियों का स्वागत है इस समय के विशेष प्रोग्राम बियॉन्ड द हेडलाइंस विद मनदीप पूनिया में। हर रोज की तरह मनदीप पूनिया जी का साथ इस प्रोग्राम में हमारे साथ होता है और देश विदेश के साथ जुड़ी हुई अहम और बड़ी खबरों पर बातचीत होती है। सबसे पहले करते हैं पूनिया जी का स्वागत, फिर एक एक करके खबरों पर चर्चा करेंगे। स्वागत है पूनिया जी। जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। सबसे पहले बात हम ईरान की करेंगे। ईरान में आखिरकार खामेनेई का अंतिम संस्कार करने की तारीख नज़दीक आ रही है। खामेनेई का संस्कार किया जाएगा 7 दिन के बाद और उसमें उनके जो बेटे हैं, जिनको अभी उनका उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया है, वो वहाँ मौजूद नहीं रहेंगे। क्या अब इस पे भी खतरा है? हमले की आशंका जताई जा रही है किसी किस्म की? और हाँ, भारत के तरफ से भी कोई शामिल होने के लिए पहुंचेगा या नहीं? देखिए, जो ईरान के साबका सुप्रीम लीडर थे अयातुल्ला अली खामेनेई, उनके जो अंतिम संस्कार होना तकरीबन 1 सप्ताह बाद अंतिम संस्कार होगा और उसमें ये बताया जा रहा है कि उनके जो बेटे हैं, मुज्तबा खामेनेई, वो सुरक्षा कारणों से अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। ये जानकारी ईरान के सुप्रीम लीडर के एक प्रतिनिधि के हवाले से सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों को इजरायली हमले का डर है, इसलिए उन्होंने मुज्तबा को अंतिम संस्कार समारोह से दूर रहने की सलाह दी है। हालांकि इस बारे में अभी कोई ऑफिशियल तौर पर जानकारी साझा नहीं की गई है। भारत की तरफ से तो शायद जो बात करें, बिहार के राज्यपाल हैं सैयद अता हसैनन, वो उनके अंतिम संस्कार में शामिल हो सकते हैं। नरेंद्र मोदी न्योता तो नरेंद्र मोदी को भी दिया गया है, विदेश मंत्री को भी दिया गया है, पर मुझे नहीं लगता कि वो वहाँ उसमें शामिल होंगे। ईरान का अनुमान है कि दुनिया भर से जो खामेनेई की अंतिम यात्रा होगी, उसमें 1.5 करोड़ से 2 करोड़ लोग शामिल हो सकते हैं और ये उनके देश के इतिहास का सबसे बड़ा राजकीय अंतिम संस्कार होगा। तो खैर, जी। जो न्योते हैं वो तो भारत में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी मिला है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी, नरेंद्र मोदी को भी, सलमान खुर्शीद को, महबूबा मुफ्ती को, बहुत सारे लोगों को मिला है। खैर, देखते हैं कि क्या स्थिति रहती है। हालांकि बस अभी तो जो एक आज अच्छी खबर रही, ये यही रही कि अ, ट्रंप सरकार और जो इधर ईरान के लोग हैं, वो दोनों ये मान रहे हैं कि ईरान के साथ जो बातचीत है वो सही दिशा में बढ़ रही है। ट्रंप ने भी बयान दिया है और ईरान के भी कई अधिकारियों का बयान आया है। हालांकि जो सीरियस थोड़ा सा इशू बना हुआ है, वो इसराइल को लेकर बना हुआ है। इसराइल के जो रक्षा मंत्री हैं कार्ड, वो लगातार कह रहे हैं कि हम लेबनान, सीरिया और गजा से अपनी सेनाओं को नहीं हटाएंगे। उन्होंने कहा कि जब तक हिजबुल्लाह हथियार नहीं छोड़ता, तब तक वो अपने सैनिकों को वापस नहीं बुलाएंगे। खैर, होर्मुज स्ट्रेट से भी अच्छी खबर है। वहाँ पर जो जहाज़ हैं वो उनकी आवाजाही नॉर्मल हो रही है, नॉर्मल सी लौट रही है। 34 जहाज़ कल गुजरे हैं, तो खैर ये ठीक है। और अभी व्यापारिक जो जहाज़ हैं, क्योंकि अहम समुद्री तेल मार्ग है, तो वहाँ से व्यापारिक जहाज़ों की जो आवाजाही है, अगर वो नॉर्मल होगी तो बहुत फर्क पड़ेगा जहाँ-जहाँ से। भारत में भी आपको असर दिख ही गया होगा। जो पेट्रोल और डीजल के दाम हैं, उसमें नायरा जो कंपनी है, उसने तो 3-3 रुपए घटा दिए हैं। हालाँकि अभी सरकार की तरफ से कोई फैसला नहीं लिया गया है। तो मेरे को लगता है कि कुछ दिनों बाद, जब तक ये थोड़ा घाटे की भरपाई करवा रहे हैं अपने इन कंपनी वालों को, फिर उसके बाद भारत में भी जो डीजल पेट्रोल है, उसकी कीमतें थोड़ी कम हो सकती हैं। खैर, अब जो अमेरिका और ईरान के समझौते की जो बातचीत है, उसमें 5 ऐसे इश्यू हैं जिनको लेकर मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम लगेगा। एक तो फ्रीज फंड जारी होना, तेल निर्यात में राहत, और होर्मुज में जो नॉर्मलसी, उसको लेकर लेबनान में, और जो परमाणु जो मुद्दा है, उनको लेकर ये 4-5 ऐसे इशू हैं जिनको लेकर थोड़ी लंबी बातचीत होगी। खैर, जो खामेनेई के अंतिम संस्कार की बात हो रही है, तो मैं बताऊं कि जो ईरान की संसद के अध्यक्ष हैं मोहम्मद बागेर गलीबाफ, उन्होंने कहा कि देशवासियों से पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील है, और उन्होंने ये भी मैसेज दिया है कि खामेनेई के खून का बदला खून से लिया जाएगा। तो खैर, देखते हैं कि स्थिति क्या रहती है, और इंडियन डेलीगेशन में देखते हैं कि कौन कौन वहाँ पहुँचता है। तो कल शायद इंडिया से कुछ लोग
भारत के कुछ लोग ईरान के लिए रवाना हों। जी। और इससे अगर आगे बढ़े तो बात राम मंदिर के चल रहे इशू की करते हैं। ट्रस्टी अनिल मिश्रा से बंद कमरे में पूछताछ की गई है। क्या कुछ उन्होंने कबूल किया है? कुछ बता पाए हैं? देखिए, बड़ी अजीब स्थिति है। अब जो मैं तो आज सबसे पहले स्वामी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी का एक बयान आपको बताना चाहूँगा। हिंदू धर्म में सबसे बड़ी पदवी शंकराचार्य की होती है और शंकराचार्य ने ये बयान दिया है कि जो चोर हैं वही खुद जाँच करता है, तो निर्णय निर्णय कैसे होगा? तो ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट आई है। उन्होंने कहा स्वामी जो शंकराचार्य हैं उन्होंने कहा कि अयोध्या में पहले से ही शंकराचार्यों का ट्रस्ट था, जिसने कोर्ट और सरकार को लिख कर दिया कि हमारे पास अनुभव है, हम मंदिर बनाएँगे। लेकिन अपने खास कार्यकर्ताओं को सेट करके सरकार ने राम मंदिर ट्रस्ट बनाया, क्योंकि वो कुछ ऐसा करना चाहते थे जिसकी भनक किसी को ना लगे। जो चोर हैं वही जाँचकर्ता बनेगा तो कैसे निर्णय होगा? तो उन्होंने यही कहा है कि जो पुलिस है वो भी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है तो पुलिस भी उन्हीं की है, तो कैसे चीज़ें पता होगी? ख़ैर, जो आपको बात करें कि जो एंटी कैंप के लोग हैं, जैसे विश्व हिंदू परिषद की वहाँ पर थोड़ी खिंची हुई है बजरंग दल की बीजेपी के साथ, तो उनके 5-5 साल के खातों की जाँच करने की बात आ रही है। लेकिन मेरे को लगता है कि 5-5 साल के जो खाते जाँच किए जाने चाहिए, तो वो तो सारे ट्रस्टियों के भी किए जाने चाहिए। जो राम मंदिर में जो कुछ हुआ है, इसमें बड़ा बड़ा गड़बड़ झमेला आ रहा है। अब जैसे जो एक आरोपी को पकड़ रखा है, टीनू को, वो टीनू कह रहा है कि टीनू का भाई बोल रहा है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा ने उनको फँसाया है। तो ख़ैर, बड़ी ऐसी स्थिति है कि पता नहीं एसआईटी जाँच ढंग से पहुँच पाएगी या नहीं पहुँच पाएगी। हाँ, एक खबर ज़रूर मीडिया में लगातार चलवाई जा रही है कि जो जिनके घर में रिकवरी हुई है, जिन आरोपियों को पकड़ा गया है, उनके ऊपर बुलडोज़र चलाएँगे, उन घरों के ऊपर बुलडोज़र कार्रवाई होगी। 2 आरोपियों के घर के ऊपर बुलडोज़र एक्शन की तैयारी हो गई है। तो मुझे लगता है कि जो ये सफाई कर्मचारी और सिक्योरिटी गार्ड टाइप जो सेक्शन जिसको पकड़ा है, जिसने 10-20 लाख रुपए की ज़रूरी कोई न कोई चंदा-चोरी तो की होगी, लेकिन लाखों करोड़ रुपए कहाँ गए, उसका कोई हिसाब उन बेचारों को थोड़ी ना पता हो, तो बड़े लोगों ने हेरा-फेरी की है। बुलडोज़र इन छोटे गरीब लोगों के घर पे चल जाएगा, ये आप देखना। ख़ैर, उसी में ही बुलडोज़र 1-2 लोगों के घर पे बुलडोज़र चलवा के इस राम मंदिर के चंदे की जो चोरी हो रही थी इतने लंबे समय से, उस मामले को रफ़ा-दफ़ा कर दिया जाएगा। जी। और इससे आगे बढ़े तो बात पश्चिम बंगाल की करते हैं। अन्नपूर्णा योजना में 26 लाख आवेदन जो आए थे उनको खारिज कर दिया गया है। कारण ये बताया जा रहा है कि एसआईआर में नाम नहीं हो आपका नाम नहीं था। इसका हवाला दिया जा रहा है। ये सारी योजना क्या है और आवेदन ठुकराने का ये जो कारण बता रहे हैं, इसको कितना जायज़ माना जाए? देखिए, अन्नपूर्णा योजना बेसिकली महिलाओं के लिए शुरू की गई थी और इसमें यही था कि जो महिलाएँ थी उनको पैसे दिए जाते थे नकद, और ताकि वो बेसिकली अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने खाने-पानी के लिए, उनके लिए वो अच्छा अपना पोषण के लिए, बेसिकली महिलाएँ अपने बच्चों और अपने पोषण के लिए खाना-दाना खरीद सकें, तो उसके लिए कैश ट्रांसफ़र किया जाता था। तो अब उसमें सोशल वेलफेयर स्टेट का ज़िक्र जो कल हम कर रहे थे, उसी वही बात है। अब उस सोशल वेलफेयर स्टेट का जो एक काम होता है, उससे भी पीछे हट रही है सरकार। सरकार ने जिनकी वोटें कट गई हैं, उनको ये इस एसआईआर के तहत, तो उसमें आपको पता है ज़्यादातर मुसलमानों की वोटें काटी गई हैं। तो अब इस स्कीम का जो फ़ायदा है, वो कहीं न कहीं उनको देने से मना कर दिया है। आप देखिए कि बहुत सारी जो इंडियन स्टेट की जो बारीकियां हैं, वो अभी उधड़-उधड़ कर ये एसआईआर के तहत खुलकर आ रही हैं, सामने आ रही हैं। यानी कि जिसका वोट काट दिया गया उसको जो, अगर वो गरीब है तो उसको कोई वो खाना, दाना, पानी कुछ दे रहे थे, तो उसको वो बंद कर दे रहे हैं। ठीक है? आपको पता है कि इस देश में 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जाता है। हाँ, एसआईआर प्रक्रिया में 5 करोड़ लोगों के अब तक देश भर में वोट काटे जा चुके हैं। और अगर उस 5 करोड़ की बात करें तो मान लो कि 4 करोड़ के आस-पास अगर गरीब भी हैं, तो 4 करोड़ का दाना-पानी इन्होंने बंद करने का फैसला ले लिया है। जो और भी सुविधाएँ गरीबों को दी जाती हैं, वो सब, उन सब से भी मुँह मोड़ लिया जाएगा, आपको वो भी देखने को मिलेगा। तो ये बड़ी खतरनाक स्थिति अभी पैदा होगी आगे-आगे,
मतलब आप आपके पास अगर पासपोर्ट तक है तो भी आप ये ज़रूरी नहीं है कि आपको मान लिया जाए कि आप इंडिया के सिटीज़न हैं। तो सिटीज़नशिप का सवाल देखना अभी आगे उभरेगा। और अभी जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं, वोट तो कट ही रहे हैं। वोटों को लेकर तो क्योंकि लोगों को शुरू में लग रहा था कि अगर हमारी वोट कट गई तो हमारी एक वोट से थोड़ी ना कुछ होता, कोई फ़र्क नहीं। लोग सड़कों पे नहीं उतर रहे थे। लेकिन अब आप देखिए कि अब वोट कट गई हैं, तो वोट कटने के साथ-साथ जो उसको फ़ायदे मिल रहे थे, वो भी खत्म उनको भी काटा जा रहा है। तो अब ज़रूर लोगों को फ़िक्र होगी कि हाँ, हमारे साथ हमारी नागरिकता भी छीनी जा रही है, हमारे वोट देने का अधिकार भी छीना जा रहा है और हमें जो एक सोशल वेलफेयर स्टेट की ज़िम्मेदारी होती है कि भूख से किसी की मौत ना हो, शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले, ये सब भी हमारे से छीना जा रहा है। तो इसके बाद कहीं न कहीं मुझे लगता है कि थोड़ा आपको थोड़ी रेस्टलेसनेस, थोड़ी बेचैनी ज़रूर लोगों के बीच में दिखेगी। बहुत घटिया फ़ैसला आप कह सकते हैं इसे। बिल्कुल। और इससे आगे बढ़ें तो फ़िल्म चौहान की बात करते हैं। इसमें इस संवाद पर कश्मीर के पैलेट पीड़ितों का आरोप है कि हमारे दर्द का मज़ाक उड़ा रहा है बॉलीवुड। ये क्या है सारी फ़िल्म कौन से इंसिडेंट पर बन रही है? देखिए, ये अजय देवगन फ़िल्मी एक्टर हैं, उनकी फ़िल्म आ रही है, उनका एक फ़िल्म चौहान, उसका ट्रेलर आया है। उसमें ट्रेलर के दौरान एक डायलॉग है, उसमें जो पैलेट गन जो इस्तेमाल होती है, उसका सीमित नुकसान बताया है कि कोई नुकसान नहीं होता, कुछ ऐसा। तो अब ये बात है। अब सरकारी आंकड़ों की बात कर रहे हैं तो 2010 से 2016 तक 6 साल के अंदर-अंदर 10,000 लोगों को पैलेट गन से घायल हुए थे। उसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनकी आँखों की रोशनी चली गई थी, कई अपाहिज हो गए थे, मुँह वगैरह सब छलनी हो गए थे। तो अब जो पै पैलेट गन से जिन लोगों को हज़ारों लोगों को चोटें लगीं, उसको अब ये फ़िल्म जो बन रही है, ये कह रही है कि पैलेट गन का जो शिकार हुए लोग हैं, उनको तो कुछ नहीं होता, वो तो थोड़ा बहुत थोड़ा तो वो आप एक तरफ तो लोगों की रोशनियाँ चली जा रही हैं, ठीक है? दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि कुछ नुकसान-नुकसून नहीं होता, फ़िल्में बना-बना के उनको चिढ़ा रहे हो, तो बड़ा खतरनाक है। पैलेट गन से आपको पता ही है कि आपको ध्यान हो कि एक पत्रकार जो कवरेज कर रहा था, एक फ़ोटोग्राफ़र जो पत्रकार था, फ़ोटो जर्नलिस्ट था, वो फ़ोटो खींच रहा था कश्मीर में, तो उसके ऊपर पैलेट गन चलाई गई, तो उसके लेंस को चीरते हुए पैलेट गन उसकी आँख में घुस गई थी, तो वो पत्रकार भी अंधा हो गया था। उस तस्वीरें हम सबने एक एक छोटी बच्ची के मुँह पे हमने इतनी पैलेट गन देखी, वो भी अंधी हो गई थी, उसकी भी रोशनी चली गई थी। ये सब केस हमने देखे हैं। मैं तो इवन 2016 में जम्मू कश्मीर में और 2016 से 18 तक 3 साल मैंने लगातार अलग-अलग समयों पे कश्मीर से रिपोर्टिंग भी की है। तो उस समय भी ये जो कहानियाँ मैं बता रहा हूँ, उस बच्ची वाली, वो बच्ची वाली कहानी तो हमने करी भी थी। मैं और रितिका, हमारे एक पत्रकार दोस्त, हम दोनों ने वो खबर वहाँ से कवर की थी। तो ऐसे-ऐसे घाव पैलेट गन से लोगों को मिले हैं और उसके ऊपर फिर ये बॉलीवुड की फ़िल्में बना-बना के इन लोगों को का मज़ाक उड़ाया जा रहा है। कश्मीर में जो ये पैलेट गन विक्टिम है, 10,000 के करीब इनकी संख्या बताई जाती है। ये काफ़ी उस फ़िल्म से दुखी हैं। जी। और इससे आप आगे बढ़ें, बात यूपी की करते हैं। यूपी में गौ-मांस पकाने के आरोप में 3 महिलाओं को जेल में भेज दिया गया। हैरानी की बात ये है कि फोरेंसिक रिपोर्ट कोई भी नहीं आई। देखिए, एक घटनाक्रम है। एक गाँव में 3 मुस्लिम महिलाएँ बेसिकली नॉन-वेज पका रही थी, मांस पका रही थी। तो उन उन पकाते समय उनको गिरफ्तार कर लिया गया उनकी रसोई से ही। और जो मीट वो बना रही थी, उसको कहा कि ये गौ-मांस है। पुलिस ने कार्रवाई कर दी, लेकिन इसके बारे में अभी तक पुलिस ने ऑफ़िशियली ये पुष्टि नहीं की है कि जो मीट बरामद किया था, वो किस पशु का था। ना उसकी फोरेंसिक जाँच करवाई, उसको खुद ही बोला कि हाँ, ये गाय का ही है और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब मामला ये है कि जो महिलाएँ हैं, महिलाओं का परिवार, वो ये कह रहा है कि उनको ज़बरदस्ती फँसाया जा रहा है। फोरेंसिक जो रिपोर्ट है, जाँच रिपोर्ट है, अभी तक आई नहीं है और ना पुलिस ने इसके ऊपर कोई सफाई दे रही है। पुलिस कह रही है कि हाँ, हमें पता लगा कि गोमांस पकाया जा रहा है, इसलिए हमारी टीम वहाँ पहुँची और हमने उनको गिरफ्तार कर लिया। तो ये बड़ी खतरनाक स्थिति है कि आप किसी के किचन में अगर मीट पक रहा है, तो उनको आप गाय का मांस बता के गिरफ्तार कर ले रहे हो। ना फोरेंसिक रिपोर्ट का कोई अता-पता है, ना पुलिस ये बता रही है कि अभी तक बता पाई है कि जो मांस पक रहा था, वो किस पशु का था। तो बड़ी स्थिति गंभीर है। ख़ैर ये आपको ऐसी-ऐसी घटनाएँ आगे आपको दिखेंगी, जो मैंने एक वो फ़ोटो देखी जिन 3 महिलाओं को पकड़ा हुआ था, उसमें एक महिला के हाथ में छोटा-सा बच्चा भी था। तो ख़ैर बहुत बहुत नाज़ुक स्थिति है।
मैं तो ये कहूँगा कि इससे ऐसी-ऐसी घटनाएँ उत्तर प्रदेश में मॉब लिंचिंग की भी हो चुकी हैं। आपको ध्यान हो दादरी के अखलाक के बारे में, अखलाक को किस लिए मारा गया था? कि उसके फ्रिज में जो मांस रखा है, वो गाय का है, इसलिए उसको मार दिया भीड़ ने, पीट-पीट के मार दिया गया और जब वो चेक करवाया गया, तो वो बकरे का मांस निकला था। ठीक है? फोरेंसिक जब उसकी रिपोर्ट आई, तो वो बकरे का मांस था। तो ये मेरे को लगता है कि फोरेंसिक रिपोर्ट आएगी, इतने ये महीना 2 महीना इन महिलाओं को जेल में हो जाएगा, बाद में कह देंगे अरे अरे ये तो बकरे का था या फिर मुर्गे का मीट था और बाद में इनको मतलब छोड़ दिया जाएगा। लेकिन महीना 2 महीना तो जेल में लगवा दिया ना और मुसलमानों के अंदर एक जो खौफ, मतलब आप मीट बनाने को लेके ही खौफ बना दे रहे हो, वो अलग है। तो बड़ी अजीब स्थिति मुझे लगती है कि ये बनाई हुई है। जी, बिल्कुल। इससे आगे बढ़ें तो बात पंजाब कांग्रेस के अंदर की करते हैं। पंजाब कांग्रेस ने अनाउंसमेंट्स की अपनी मीटिंग्स के बाद कि हम इसको ये ज़िम्मेदारी दे रहे हैं, हम प्रधान पंजाब में चेंज नहीं कर रहे। तो उसके बाद अभी कांग्रेस के अंदर बगावत के आसार बनते जा रहे हैं। कौन-कौन ज़्यादा दुखी है, किसको ज़्यादा प्रॉब्लम है? देखिए 2027 के सभा चुनाव से पहले जो कांग्रेस में जो बदलाव किए गए, उससे बहुत सारे लोग कांग्रेस में खुश नहीं हैं। उसका आपको असर भी दिखा, जैसे कैंपेन कमेटी का चरणजीत सिंह चन्नी को चेयरमैन बनाया गया। उससे चरणजीत सिंह चन्नी खुश नहीं है, उनको उम्मीद थी कि उनको सूबे का प्रधान बनाया जाए। जो कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट होता है वो बनाया जाए, लेकिन वो अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को ही कंटिन्यू करवाया गया, राजा वड़िंग को। और बात करें तो मतलब चन्नी दावेदारी भी ठीक ही पेश कर रहे थे, क्योंकि पंजाब कांग्रेस में सबसे पॉपुलर फेस अगर बात करें तो चरणजीत सिंह चन्नी ही है। दावेदारी ठीक थी। उनको चेयरमैन प्रचार कमेटी का बनाया गया, तो उसको उसको लेकर अभी तक उन्होंने कोई धन्यवाद नहीं दिया है। यहाँ एक सोशल मीडिया पोस्ट भी नहीं डाली है। और यहाँ तक कहा जा रहा है कि कल 11 बजे उनके घर पर उनके जो समर्थक हैं, उनकी मीटिंग होगी और उसके बाद वो कोई फैसला लेंगे। बहुत सारी जगह पे आज खबरें ये भी चली कि चरणजीत सिंह चन्नी नई पार्टी बना सकते हैं, बहुत खबरें आई। सुखजिंदर रंधावा को टिकट बांटने वाली कोर कमेटी का चेयरपर्सन बनाकर खुश करने की कोशिश की गई, लेकिन वो भी खुश नहीं है। उन्होंने भी अभी तक कोई सोशल मीडिया पोस्ट डाल के इसकी खबरी वो नहीं ली है। कांग्रेस सोर्सेज की बात माने तो जो कांग्रेस के हमारे सोर्सेज हैं, तो बहुत सारे जो बड़े नेता हैं वो नाराज हैं कि राजा वड़िंग को क्यों प्रधान बनाया गया। देखिए ये ट्रेंड लगातार दिख ही रहा है और इसमें एक नाराजगी मनीष तिवारी की भी दिखी। उन्होंने तो खैर ये कहा कि मेरे से जो चिढ़ने वाले लोग हैं, मेरे से जो इनसिक्योर लोग हैं, उन्होंने मेरे को पीछे किया। तो मनीष तिवारी को बेसिकली जो पंजाब का फैसला हुआ उसमें पूछा भी नहीं गया, ना बुलाया गया। आप देखिए कि राजा वड़िंग के जो समर्थक हैं वो किस किस्म की पोस्टें डाल रहे हैं। तो वो लगातार चिढ़ाने वाली जो पोस्टें हैं वो डाली जा रही हैं। लोग ये यहाँ तक खबरें चला रहे हैं कि भाई चन्नी की कुर्सी तो फाइनल थी, लेकिन ऐन मौके पे जो प्रताप सिंह बाजवा और कई ऐसे लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने ये कहा कि नहीं नहीं, जट सिखों को नाराज नहीं करना चाहिए। हालांकि कांग्रेस पार्टी में आप जितने भी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस के प्रधान देखेंगे, जैसे लीडर ऑफ अपोजिशन भी जट सिख है, प्रदेश अध्यक्ष भी जट है और जो महिला विंग की जो प्रधान है वो भी जट है, एनएसयूआई का भी जट है। तो मेरे को लगता है कि जो बाकी जो फ्रंटल ऑर्गेनाइज, कम से कम अगर आप लीडर ऑफ अपोजिशन जट बिरादरी से, तो मुझे लगता है कि जो दूसरी कम्युनिटीज हैं उनको भी ऐसा ऐसे नुमाइंदे देखे जाने चाहिए था जिनकी सारी कम्युनिटीज में एक्सेप्टेंस हो। जैसे चरणजीत सिंह चन्नी को मतलब पंजाब में लगभग सभी एक्सेप्ट करते हैं, जट भी उनका बहुत ऐसे खुले दिल से स्वागत करते हैं। आपने देखा ही होगा नरेंद्र मोदी को जिन किसानों ने रोका था, उसको लेकर चरणजीत सिंह चन्नी जब उस समय मुख्यमंत्री थे तो उनके ऊपर दबाव बनाया गया था कि भाई आप एफआईआर करें, तो उन्होंने एफआईआर करने से मना कर दिया था। आपको ध्यान होना चाहिए। और उसके बाद भगवंत मान ने उसके ऊपर उन उन किसानों के ऊपर एफआईआर की। तो उसका बड़ा वो एक स्थिति रहती है कि चरणजीत सिंह चन्नी ने उस समय किसानों के लिए स्टैंड लिया, तो उनकी एक एक्सेप्टेंस दिखती है। खैर पर चरणजीत सिंह चन्नी को लगातार जो पीछे खींचा जा रहा है वो आपको दिख ही रहा होगा, अपमान आपको दिख रहा है होता हुआ। राजा वड़िंग का आपको पता ही है कि क्या स्थिति है। राजा वड़िंग की जो छवि है
वो कोई बहुत अच्छी तो है नहीं, फिर भी पता नहीं क्यों जो हाईकमान है वो उन्हीं के नाम पर दाव खेलना चाहती है पंजाब में। खैर ये इनका इंटरनल मामला है, पर मुझे लगता है कि इसका नुकसान कहीं न कहीं कांग्रेस को होगा। कांग्रेस को अपने पॉपुलर फेसेस को ही आगे किया करना चाहिए था। जी, बिल्कुल। और इससे आगे बढ़ें तो कंगना रनौत आज बठिंडा कोर्ट में पेश हुई हैं। क्या कुछ तर्क दिए गए हैं उनके वकील की तरफ से? देखिए जो बॉलीवुड की अभिनेत्री हैं कंगना रनौत, हालाँकि बीजेपी की सांसद भी हैं वो। उनका केस आप और हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, लोगों को पता भी है कि बठिंडा की एक बुज़ुर्ग महिला को कैसे उन्होंने 100-100 रुपए में उन माता महेंद्र कौर के बारे में उन्होंने कितना घटिया कमेंट किसान आंदोलन में किया था। तो ख़ैर बेबे महेंद्र कौर क क्या सम्मान तो उससे कम तो हुआ नहीं, ये तो बात सच है। और हालाँकि कंगना रनौत की कोर्ट में खूब पेशियाँ लग रही हैं। आज वो वर्चुअल मतलब व्यक्तिगत तौर पर तो प्रेज़ेंट नहीं हुई, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्चुअल तौर पर वो कोर्ट में पेश हुई थी। उसमें जो उनका वकील था, कंगना रनौत का वकील था, उन्होंने अलग ही तर्क दिया। उन्होंने कहा कि जो बेबे महेंद्र कौर का सम्मान कम नहीं हुआ है, इसलिए और उनको तो चंदा भी मिला है, आर्थिक सहायता भी मिली है बड़ी मात्रा में, तो उनको तो माफ़ कर देना चाहिए, ऐसी चीज़ें आई। बात करें तो इसके अलावा जो वकील उनके बेबे महेंद्र कौर के जो वकील हैं रघुवीर सिंह बेनीवाल, उन्होंने साफ कहा कि जो अ, टिप्पणी की गई थी उससे महिला किसानों के कहीं न कहीं सम्मान में ठेस पहुँचा। गवाह के तौर पर किसान नेता सुरजीत सिंह फूल और एक दूसरे गवाह की गवाही भी करवाई गई है। और गवाही होने के तुरंत बाद जो कंगना रनौत का वकील था वो डर भी गया, उसने अगली तारीख की माँग की कि हम अगले तारीख के ऊपर देखते हैं। तो ख़ैर देखते हैं कि अगले तारीख को लेकर क्या स्थिति रहती है। लेकिन हाँ, 18 जुलाई तक मामला टल गया है। 18 जुलाई को की अगली तारीख मुकर्रर की गई है, तो 18 जुलाई को देखते हैं कि जज साहिब क्या फैसला लेते हैं इस तारीख पर। जी, अगली खबर की ओर बढ़ें तो दिलजीत दोसांझ आर्टिस्ट दलजीत दोसांझ शायद अपने सोशल मीडिया पर लाइव थे जब लोग कमेंटों में प्रोटेस्ट की बात कर रहे थे, खासतौर पर कॉकरोच जनता पार्टी के जंतर मंतर वाले प्रोटेस्ट की। तब उन्होंने कुछ टिप्पणियां की हैं। बेशक वो पंजाब और हरियाणा का और पूरे देश के इवन किसानों का जो प्रदर्शन हुआ था दिल्ली में, उसके लिए तो उन्होंने जी जान लगाई, खुद से भी वहाँ विज़िट किया था। लेकिन अब उन्होंने जो कहा है वो उसको कैसे देखा जाए? देखिए, दिलजीत दोसां जितने भी पंजाबी कलाकार थे उनके लिए किसान आंदोलन जब चला था उसमें जाना तो मजबूरी भी थी, कई लोग दिल से भी थे, दोनों ही चीज़ें हैं। वो तो आंदोलन इतना बड़ा था कि जो भी सोसाइटी का पंजाबी सोसाइटी का सेक्शन अगर उसके विरोध में लिख रहा था या फिर उसमें शामिल नहीं हुआ, उसकी तो फिर जमकर पंजाबी सोसाइटी ने उसकी खैर खबर ली। तो उस समय तो उस इतने बड़े सैलाब के सामने तो नहीं ख के खिलाफ तो नहीं खड़ा हुआ जा सकता, उसमें तो शामिल ही न होना पड़ता है। जब सारी सोसाइटी उठ के सड़कों पे आ जाए, तो उसमें फिर कोई कलाकार हो, चाहे कोई 30 मार खाओ, कोई कुछ भी हो, उसको शामिल होना ही पड़ता है। तो किसान आंदोलन की स्थिति तो ये थी कि सारी पंजाबी सोसाइटी एजिटेटेड थी, तो दलजीत दोसांझ हो या कोई और कलाकार हो, आपने सारे क्रिकेटर जो भी जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, सबको एक स्टैंड लेना पड़ा। बात करते हैं अभी जो जंतर-मंतर पे कोकरोच जनता पार्टी का आंदोलन चल रहा है। वो कोई ज़्यादा अट्रैक्शन तो उसने गेन की नहीं, 500-700 हज़ार के आस-पास आदमी बैठे हैं। उसने मोरल स्टैंडर्ड भी इतने हाई नहीं करे कि सारी सोसाइटी उससे परेशान हो जाए, उसके और स्टैंड लेने के लिए कहे। तो बीच में जब वो अपने इंस्टाग्राम पे बात कर रहे थे लोगों से, तो उसमें लोगों ने पूछ लिया कि भई आप कोकरोच जनता पार्टी के जो आंदोलन चला उसके बारे में क्या कहेंगे? तो फिर दलजीत दोसांझ ने कहा कि मैं एक कलाकार हूँ, मैं कोई राजनेता तो हूँ नहीं, तो इन प्रोटेस्ट वगैरह से मेरे को मैं तो दूर रहता हूँ। साथ में ये पूछ लिया गया कि 1900 जो पंजाब 95 फ़िल्म है, वो कब रिलीज़ होगी? तो उसके उन्होंने अपने मुँह के ऊपर ऐसे ज़िप लगा के इशारा किया कि जल्द आने वाली है और इससे कई लोगों के मुँह बंद हो जाएँगे। खैर, देखते हैं कि क्या स्थिति रहती है। हालाँकि मैं तो भई उन पत्रकारों में से हूँ जिनको दलजीत ने खुद बुला के ये फ़िल्म दिखाई थी। तो फ़िल्म तो हम देख चुके हैं, फ़िल्म के कुछ चीज़ों से मैं सहमत नहीं हूँ। खैर फ़िल्म जब पब्लिक हो जाएगी तो लोग समझेंगे। उसमें एक जो मुझे जो थोड़ी हालाँकि मैंने वहाँ पर जो फ़िल्म के डायरेक्टर थे उनको अपनी बात रख दी थी, हमें फ़िल्म दिखाई गई। तो उसमें एक सेवियर कॉम्प्लेक्स दिखा रखा है कि जो दिल्ली के सीबीआई अफ़सर आए,
उन्होंने मतलब ऐसे बचाने की कोशिश की हो, ऐसे सेवियर कॉम्प्लेक्स दिखा रखा है कि देखो इंडियन स्टेट ने तो जो यहाँ के कुछ करप्ट अधिकारी थे उनको सजा दिलाने की कोशिश की, ऐसा दिखा रखा है, तो उससे मैं सहमत नहीं हूँ। बाकी जो खालड़ा जी का जो योगदान है ह्यूमन राइट्स के मामलों को लेकर, वो अच्छे से चित्रित किया है, दिलजीत ने अच्छी एक्टिंग की और तमाम सारी बातें ठीक है। बस मैं एक उस सेक्शन से जो सेवियर कॉम्प्लेक्स है सीबीआई केंद्र सरकार का जो उसमें दिखाया गया है, उससे मैं सहमत नहीं हूँ कि वो तो बड़ा उसको ऐसे न्यायवादी दिखा रखा है केंद्र के अफसरों को, उससे मैं सहमत नहीं हूँ। खैर वो तो जब जो दर्शक बताएँगे कि उनकी फ़िल्म कैसी है, कैसी नहीं। तो खैर यही है कि देखते हैं क्या स्थिति बनती है। अपनी फ़िल्म की रिलीज़ करवाने के लिए नरेंद्र मोदी तक से मुलाकात दिलजीत दोसांझ कर चुके हैं। शायद देखते हैं कि मेरे को हमें जो जहाँ तक जानकारी है कि 2 या 3 महीने के अंदर-अंदर फ़िल्म रिलीज़ हो सकती है। पंजाब के चुनाव से पहले ये बताया जा रहा है कि इस फ़िल्म को रिलीज़ करने का मत कहीं न कहीं स्थिति बन सकती है। ये बताया जा रहा है कि नवंबर में या अक्टूबर में ये फ़िल्म रिलीज़ हो सकती है। जी, इसी के साथ प्रोग्राम का समय यहाँ समाप्त होता है। अब जुड़ी जानकारियाँ साझा की, बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गुरप्रीत।